आज मैं बात करने जा रही हूँ आप सभी से चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। आपको यहाँ एक क्वेश्चन से ही टॉपिक जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा दैट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन। डेल NH3 बाय डेल T की वैल्यू दे दी गई है तो हमें चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैम 2 लिखा है तो इसका हम क्या कर देंगे 1/2। तो ये क्या हो गई, दिस इज हाउ वी राइट डाउन द रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन। 1/2 की पावर x 1 के इक्वल है तो x की पावर कितनी होगी भी आंसर बना जाए। ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया जाएगा। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल। मेरे चमकते सितारों में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने CUET वाला YT चैनल पर। आज मैं बात करने जा रही हूँ आप सभी से चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का भी 3rd चैप्टर है एंड लेट मी टेल यू बहुत ही आसान और बहुत इजीली से आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, ये वैसा चैप्टर है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज क्वेश्चन की हमारी जीत सीरीज में। आज जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं दिस इज गोइंग टू बी 3rd लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर होगा। मेरा नाम है शौर्या ग्रोवर और आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आपको यहाँ एक क्वेश्चन से ही टॉपिक जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा दैट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स है तो रिएक्शन के रेट का जिक्र तो किया ही जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलिए देखते हैं। कहता है फॉर द रिएक्शन अगर हमें डेल NH3 बाय डेल T की वैल्यू दे दी गई है तो हमें चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम की वैल्यू निकालनी है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? सबसे पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। कैसे लिखा जाता है मैम रेट ऑफ अ रिएक्शन? आप सभी इतना तो समझ पा रहे होंगे NH3 यहां पर प्रोडक्ट है और H2 यहां रिएक्टेंट है, यानी कि यहां पर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पूछा गया है और रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो कैसे कैलकुलेट करें रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर? रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल x बाय डेल T करके लिखते हैं। ये इक्वल होता है, रिएक्टेंट के केस में आप नेगेटिव साइन लगाते हो क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन घटती है। यहाँ रिएक्टेंट N2 और H2 है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन सबसे पहले मैं N2 के रिगार्ड में लगाऊंगी। अब अगर आप देखें तो ये डेल्टा और ये डेल्टा में बस इतना सा अंतर है, ये बिग चेंज के लिए होता है और ये स्मॉल चेंज के लिए होता है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर भी चेंज इन कंसंट्रेशन मुझे मिलने वाली है N2 की क्योंकि वो रिएक्टेंट है बाय चेंज इन टाइम। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारे पास अगेन एक रिएक्टेंट H2 है, रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने नेगेटिव सिंबल यहां यूज किया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। यहां पर लेकिन मैम हमें 3 गिवन है तो जो भी नंबर आपको ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आगे मल्टीप्लिकेशन में दिया ना उसको 1/(ऑन) कर दो। 3 दिया है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिया है तो 1/2 से कर दो, 4 दिया है तो 1/4 से कर दो। यहाँ पर 3 गिवन है तो इसके आगे मैंने इसको 1/3 कर दिया। मैम यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें 1 दिया था। आगे चलते हैं। ये इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट बनता है ना। अब प्रोडक्ट क्या है मैम? NH3 है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम आएगा। यहाँ पे मैम 2 लिखा है तो इसका हम क्या कर देंगे 1/2। तो ये क्या हो गई, दिस इज हाउ वी राइट डाउन द रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन। हमने यहाँ पर रेट इक्वेशन लिख दिया। ध्यान से देखें हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइडेड है मैम? हमें ना इसकी वैल्यू दी गई है और हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? तो बेटा हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। आइए इन दोनों को रिलेट करते हैं। मैम इसका जो 3 है यहाँ ले जाऊं तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं कर पाऊंगी। हाँ जी मुझे यही कैलकुलेट करना है। 3 यहाँ ले जाएंगे तो 2 पहले से था, 3/2 हो गया। इनटू में इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 × 10⁻⁻⁴। मैम 2 से 2 कैंसिल, हमें आंसर मिलेगा 3 × 10⁻⁻⁴। 3 × 10⁻⁻⁴ ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो या तो वहां पर आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ सकते हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है? वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है और रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? वो
प्रोडक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, डिसअपियर होता है, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलिए, आई होप सो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेट्स सॉल्व दिस वन। और ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, नीट के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, सीयूईटी में भी, बोर्ड्स में भी। देखिए क्या क्वेश्चन है, यहां कहता है रेट ऑफ अपीयरेंस आपको ब्रोमीन का बताना है, Br2 का, इसका बताना है, इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ये इससे कैसे रिलेटेड है? तो हमें पता है ये रिएक्टेंट है, तो मैम इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा। 5 लिखा है तो इसको 1/5 लिखेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव आयन बाय चेंज इन टाइम, किसके इक्वल होगा मैम? इससे रिलेट करना है, प्रोडक्ट है, पॉजिटिव आएगा। 3 लिखा है मैम तो 1/3 कर देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाय चेंज इन टाइम। अगर आप सभी ऑप्शंस को देखें तो Br2 बाई dt, डेल Br2 बाई डेल टी का वैल्यू दिया गया, तो 3 को इस तरफ ले जाते हैं, हमें मिलेगा -3/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाई चेंज इन टाइम। ये आंसर किसका आ रहा है मैम? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाई डेल टी का आ रहा है, -3/5। -3/5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो, एक क्वेश्चन से तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और तुम सवाल भी लगा पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रेट इक्वेशन लिखिए या ऑर्डर निकालिए रिएक्शन का। तो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, रेट लॉ होता है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां से आप रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? बी रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ए, रेस टू द पावर ऑर्डर, जिसको मैं एक्स ले रही हूं, इनटू दूसरा रिएक्टेंट क्या है मैम? B2, रेस टू द पावर, बेटा इसकी ऑर्डर जो कि मैं वाई ले रही हूँ। हमने लेट किया एक्स और वाई क्योंकि हमें नहीं पता है, तो मैंने इस इक्वेशन से ऐसे लिख दिया जी, लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करते हुए रेट लॉ इक्वेशन। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ इस पर्टिकुलर डेटा को, तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, तीनों के केस में ऐसी इक्वेशन क्रिएट करूंगी, उनको इंटर रिलेट करेंगे, आइदर डिवाइड करेंगे, उससे हमें चीजें निकालनी आसान होगी। हमें यहाँ एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो फाइनल रेट इक्वेशन हम लिख पाएंगे। अभी हमें एक्स वाई जो है वो अननोन है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है? पहली बात तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। रेट की वैल्यू कितनी है मैम? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये किसके इक्वल होगा मैम? के इंटू ए क्या है मैम? ए की वैल्यू है 0.50 की पावर एक्स और यहां मिलेगा 0.50 की पावर वाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये किसके इक्वल होगा? के इंटू यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? 0.50 की पावर x और 1 की पावर y। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू हमारे पास a की कंसंट्रेशन है 1 की पावर x और दूसरा B2 की भी पावर y। अब हमें ऐसे दो कोई भी इक्वेशंस लेनी है जहां डेटा कट हो सकता है। मान लीजिए मैंने इन दो इक्वेशंस को लिया, सेकेंड एंड थर्ड को, यहां से ये सब कट हो गया बेटा, के से के कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो मुझे एक बात बताना, 1 किसके इक्वल आ रहा है? 1 इक्वल आ रहा है मैम 0.50 बाय 1 की पावर x के। बेटा इसको अगर हम लिखें तो 1 इज इक्वल टू 50/100 हो जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर x के इक्वल है। इस तरीके से बेटा 1/2 की पावर x 1 के इक्वल है, तो x की पावर कितनी होगी भी आंसर माना जाए? मैम x की पावर अगर 0 होगी, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आइए y के केस में देखते हैं। तो y के केस में आपको ऐसी दो इक्वेशंस लेनी है जहां x एलिमिनेट हो जाए। तो x फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेट हो रहा है, मैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यहां लिख रही हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू 0.50 की पावर x 0.50 की पावर y। डिवाइड करते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू 0.50 की पावर x 1 की पावर y। यहाँ से एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, बेटा ये 2 पे एलिमिनेट, हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 0.50 बाय 1, सेम बात आ जाएगी। हाँ जी मैम, 1/2 आ जाएगा की पावर y। बेटा y की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ जी मैम, तो क्या होगी फाइनल रेट इक्वेशन? आइए लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर मैम कितनी होगी? x है तो 0 होगी, और b की पावर कितनी होगी? y है तो 1 होगी। बेटा किसी भी चीज की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ? रेट इज इक्वल टू के इंटू सिर्फ b की पावर 1।
क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, 0 है। किसी भी चीज का ऑर्डर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर हो गया है, मतलब पावर 0 होती है, ऑर्डर 0 नहीं सही शब्द होगा, आप ये कह सकते हो पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेरिमेंटल डेटा के भी कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर और 0 ऑर्डर। ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता है कहां से मिलेंगे, आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। पहले देखो इसमें मैं 3 स्टार्स लगा रही हूं, उसके बाद क्वेश्चन आपको 0 ऑर्डर से मिलेंगे। तो ये दो ऐसे केसेस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट यहां बना दिया है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आपको आसानी हो जाए। आइए देखते हैं क्या फॉर्मूलाज हैं। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूलाज है इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चन। पहली बात, रेट लॉ इक्वेशन अभी सीखी थी आपने, तो रेट लॉ इक्वेशन में मैंने बोला था ना, मान लो यहाँ कोई ए रिएक्टेंट है, उसकी पावर 0, ऑर्डर 0 मतलब पावर 0, तो ये वैल्यू 1 है, तो सीधा रेट इज इक्वल टू के। तो यहां से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट होता है भी ऐसा कौन सा ऑर्डर है जहां पर रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के इक्वल होता है, तो वो 0 ऑर्डर है, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि ऑर्डर क्या है 0, पावर क्या है 0, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। ऐसे ही बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है ना, 2.303 log to the base 10 a naught by at is equal to kt, यहां से सवाल आते हैं जो कि इंटीग्रेटेड नहीं लिखी गई, एलन की टर्म्स में लिखी गई है। हाफ लाइफ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाय के होता है। हाफ लाइफ का मतलब 50% रिएक्शन हो चुकी है। ये यूनिट बेटा यहाँ पर मेंशन्ड है और ये इनके ग्राफ पर उनकी स्लोप मेंशन्ड है, आप आराम से इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ टाइम क्वेश्चन आता है, और जो स्टार लगाए वो तो करके जाना ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाफ लाइफ डिपेंडेंसी की, जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि मैम 0 ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, ये किसमें, अब हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ डिपेंडेंट है ए नॉट की कंसंट्रेशन पर, हाफ लाइफ डिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता ए नॉट पे। क्यों मैम, फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ होता है मैम वो होता है 0.693 बाई के, यहां पर कहीं पर भी आप जिक्र नहीं कर रहे हो इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के चेंज करता है बेटा ऑर्डर के साथ साथ। ठीक है, आगे अब बात करने जा रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है नकली, नकली मतलब कि फेक, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है, वैसा कुछ। तो देखते हैं जी, ऐसी रिएक्शन जो कि एक हायर ऑर्डर की है, 2 या 2 से ज्यादा, बट अपीयर होती है हमें फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्टेंट जो है वो लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर बट एक्चुअली ये नहीं होता है। ठीक है, बिहेव कैसे करता है, जैसे एक एग्जांपल आपके पास है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई है, तो यहां पर आप देखेंगे एस्टर बेटा जी डिसोसिएट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर, ये एक रिएक्शन है जो आप ऑर्गेनिक में भी देखते हैं। तो यहां ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में डिसोसिएट हुआ। जब आप इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखते हो तो आप ये देखते हैं भी यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन पर भी ये डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो देखो है तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप ऑर्डर 2 बोलते, बट वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज सेकंड ऑर्डर क्योंकि डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर बोथ, लेकिन वाटर को हम लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती है बेटा, इसीलिए इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आती है शॉर्ट ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत सारे बेहतरीन से सवाल कर सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रही हूं इट इज ओनली एंड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए शॉर्ट ट्रिक है मेरा बच्चा, और किसी के लिए भी शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ नहीं लिखी है। यहाँ से सवाल आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ आपको पता है कैसे निकालते हो, टी 50% या टी हाफ निकाला जाता है 0.693 बाय के करके, इस तरीके से निकाला जाता है। तो बेटा अगर आपसे टी 75% पूछ ले फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या करोगे, ट्वाइस कर दोगे इसी क्वेश्चन की जो आंसर आएगा उसका, टी 50% का ट्वाइस करोगे टी 75 आ जाएगा। कभी आपसे टी 90% पूछ ले, कैसे निकालते हैं मैम, हम 3.33 को मल्टीप्लाई करेंगे टी 50% से, हमारे पास टी 90% की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैम हमसे टी 99% के बारे में पूछ लिया जाए तो हम 6.66 को मल्टीप्लाई करेंगे टी 50%
50% से, और यदि हमसे पूछ लिया जाए T 99.9 तो हम 9.99 को T 50% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर भी अगर तुमसे T 99.99 पूछ लिया जाए तो 13.3 से मल्टीप्लाई करोगे T 50% को। याद रखिए जितनी ट्रिक निकली है ये आपकी मेन फॉर्मूला से निकली है, जो कि है 2.303 log to the base 10 A0/80 is equivalent to KT। यहां से टाइम पीरियड पे क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन, इन सब पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको एक सवाल देती हूं और आपको मैं बोलती हूं यहां पर, लेट्स कंसिडर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है T 50% बेटा लेट्स कंसिडर 10 मिनट्स है, ठीक है, तो T 75% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैम सिंपल सी बात है, T 75% इज ट्वाइस ऑफ T 50%, यानी कि मैम ये हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने अभी शॉर्ट ट्रिक याद की है। फाइन, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहता है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो बताइए ऑर्डर क्या होगा। बेटा अभी पढ़ा था मैम, जब हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, यानी कि रेट रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये कब हुआ? जब पावर 0 हुई, और पावर क्या है? ऑर्डर है, यानी कि मैम अगर हम बोले ऑर्डर जिसको n से डिनोट करते हैं वो 0 होगा, उस केस में रेट रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, यानी कि आंसर 0 आएगा। यानी कि क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं या तो वो इस ट्रिक से पूछे जा रहे हैं या फिर आपके यहाँ टेबल से देखिए पूछे जा रहे हैं बेटा। तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ट्रिक्स आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स में बहुत हेल्प करने वाली है। आई होप सो आज का सेशन आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स के साथ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए कनेक्टेड रहे हमारे CUET वाला YT चैनल पर। मिलते हैं आपकी जीत सीरीज में अगले सेशन के साथ, जहां पर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगी ऑफ ऑल दी 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिकल chemistry. So see you then. Take care of yourself. Signing off, Shaurya Grover. Thank you so much. Have a great day, everyone. Bye-bye. Thank you.